कितने बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? 1:35। तो 1:35 से ठीक, चलिए। तो कल की क्लास में हम लोगों ने रिवाइवलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर किस तरीके से पुनर्जागरण आंदोलन आगे बढ़ा, प्रसारित हुआ और उनका विकास कैसे क्या हुआ, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो आप लोग बताइए कि रिवाइवलिज्म को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हो? हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि जो भी पाश्चात्य परंपरा के ऊपर जो कार्य हो रहे थे, तो उसको जैसे ही मतलब ये एक टाइम पीरियड जब आता है, जब आज़ादी का एक माहौल अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है, तो सारे ही क्षेत्रों में जब आज़ादी को लेकर कार्य हो रहा है, तो जो कलाकार हैं उन्होंने भी अपने नज़रिए से उस चीज़ को बेहतर करने के लिए सोचा और अपनी अपनी स्टाइल्स पे उन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, बजाय इसके कि कोई भी वेस्टर्न स्टाइल पे काम करे। जबकि आर्ट्स कॉलेज वगैरह जितने भी स्थापित थे, वहाँ पे जो परंपरा चल रही थी वो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स ही चल रही थी। हाँ, उनकी चल रही थी। लेकिन फिर भी उससे उस लीग से हटके जो ईवी एबल जी आए या अमिनाथ टैगोर जी आए, इन्होंने उस तर्ज पे ना काम करके लोगों को प्रमोट किया कि नहीं नहीं, आप अपने पे भी काम कर सकते हो, और उन्होंने हमें उस अपनी पे कला काम को किया। भी जानना चाहिए। हाँ, उस काम किया। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी और यहीं से एक रेवोल्यूशन टाइप का स्टार्ट होता है, जो कि एक अलग तरीके रेवोल्यूशन का जो कि पूरे भारतवर्ष में हाँ प्रसारित हुआ, इवन कि जो मियो स्कूल ऑफ आर्ट्स है लाहौर और भी जगहों तक उसका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन जो रिवाइवलिज्म का समय चल रहा था, उसी समय के आसपास कुछ ऐसे कलाकार भी थे जो खुद को किसी टाइम फ्रेम में बांधना सही नहीं समझे, जिसमें से सबसे पहला नाम हम रविन्द्रनाथ टैगोर का लेते हैं और उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी कहते हैं, ठीक, इंडिया में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उनकी कला या उनके संबंध में आप लोग के अपने क्या विचार हैं या किस तरीके से आप लोग उनकी आर्ट को देखते हैं? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो बेसिकली वो तो एक राइटर थे हाँ। और जिसमें उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को एक ऐसे एज पे जाकर अभिव्यक्त किया कि जिसमें एक नॉर्मल आर्टिस्ट या नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। उसके पीछे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत हाई हम मान सकते हैं, क्योंकि उनको एक मतलब नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था और साथ हाँ। में भाई वो एक बहुत अच्छे राइटर थे जो कि वेल नोन, पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना, जिसके कारण वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके उस टाइम पर जब एक रियलिस्टिक काम को महत्व ज़्यादा मिल रहा था, और उन्होंने इस तरीके का एक काम किया। तो ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। बहुत अच्छी और तरीके मैम से एक चीज़ करते और हैं। मैं कहना चाहूँगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो साहित्य है, अगर आप उनकी कृतियाँ देखने के बाद उनका लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी वही अनिश्चितता है, जैसे जो मॉडर्न आर्ट की विशेषता है कि वहाँ पे अमूर्तता थोड़ी होती है, कम लाइन्स में उन्होंने ज़्यादा दिखाया है, एक्सप्रेस बहुत करना होता स्केचेस। है। वैसे ही उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें भी उन्होंने शॉर्टली, मतलब किसी बात को वो पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने सांकेतिक साहित्य भाषा। में भी किया, और शायद यही वजह है कि उनका साहित्य भी पाश्चात्य में सराहा गया, यूरोप में। क्योंकि जो हमारे यहाँ की शैली थी, लेखन शैली, जिसमें बाकी आर्ट वो राइटर्स लिखते थे, वो वहाँ पे कम सराही गई, पर उनकी शैली ही जो ऐसी थी वो वहाँ के उन लोगों से मैच करती थी, उन लोगों के जो व्यू है उस पर खरी उतर सकी, शायद यही वजह भी थी कि उन्हें नोबेल दिया या जो भी है। उसमें भी वो एब्स्ट्रैक्ट का एक पुट abstract लेके का आते प्रयोग हैं। करते थे, अमूर्तता थी। मैम उनकी पहली प्रदर्शनी लगी थी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत से। पेरिस में लगी थी 1930 में। 1930 में। तो जब वो पहली प्रदर्शनी 1930 में लगाई थी, तो जैसे कि और कलाकार होते हैं अपने कला जीवन के प्राथमिक स्तर पे जब प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, तब वो उतने रिनाउंड नहीं होते हैं और इस्टेब्लिश्ड भी नहीं होते हैं। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड थे और रिनाउंड भी थे। उन्हें पहचान तो हाँ, उनकी पहचान पहले से बनी हुई थी और उस तरीके से उन्होंने वहाँ पर एग्जीबिशन जब लगाई तो लोगों का एक जिज्ञासा होना स्वाभाविक सी बात थी कि
इतने बड़े कलाकार जो व्यक्तित्व हैं और कवि हैं और वो प्रदर्शनी अपने चित्रों की लगा रहे हैं, तो देखा जाए क्या चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि चित्र जो थे, जैसे एक कलाकार सीखता है, कला की पूरी ट्रेनिंग लेता है, पूरी शिक्षा लेता है, वो चीज़ उनकी नहीं थी और वो इस चीज़ को स्वीकार भी करते थे। हाँ, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट थे जिन्होंने बाकायदा एकेडमिक शिक्षा लेके फिर अपनाया उस पेशे को। तो एक ये है, उनको वो जलन कह सकते हैं या उन्हें असुरक्षा जैसी भावना, या एक वो होता है ना कि हमारे घर में मैदान में कैसे, तो हमारा इलाका है, वो वाली भावना। इसलिए भी कुछ लोगों ने, नहीं, एक जगह हमने कहीं पढ़ा था कि गुरुदेव क्या मतलब उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर चित्र बनाना सीख रहे हैं, और जाहिर सी बात है थोड़े नांदतिक जो होते हैं, थोड़े बच्चों जैसे स्केचेस उनके होते थे। आप कुछ कह रहे थे? एक क्वेश्चन था, हाँ, पुष्टि करना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे रविंद्रनाथ ने 60 के दशक में अपना पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया, 60 के दशक में नहीं, उनकी उम्र 60 हो चुकी थी। हाँ हाँ, उन्हीं की उम्र के दशक में। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे वो राइटिंग करते थे और उसके ही समकालीन जो दूसरे आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, वो पेंटिंग करते थे और बहुत जल्दी अपना नाम मार्केट में बना लेते थे। हाँ, बना लेते थे। तो मैंने कहीं पे सुना था कि जैसे वो राइटिंग करते तो इतना वो अपने आप को फेमस नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने वहाँ से आसपास के आर्टिस्टों को देखा कि किस तरीके से वो एकदम से कैसे ऊपर आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उस पेंटिंग का हेल्प लिया कि मैं भी इसका एक हेल्प लेता हूँ, इस पार्ट को अपने आर्ट फील्ड में डालता हूँ और मुझे भी क्या पता इनकी तरीके से बहुत जल्दी ये तथ्य आपको कहाँ से मिला? इसका क्या सोर्स था? मैम ये मुझे सुना था, किसी प्रोफेसर ने बताया था हमारी क्लास में। तो क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कहीं एक्सेप्ट किया था? इस पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ, आज भी यदि हिंदी साहित्य में किसी का नाम पूछेंगे ना, तो वो उनको पेंटिंग की वजह से नहीं जानता, उनकी राइटिंग की वजह से जानता है। इसलिए ये तथ्य टोटली मैं हाँ, ये हो सकता है जिस व्यक्ति ने कहा वो, ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो। हाँ, ये उनकी व्यक्तिगत सोच होगी, न कि कहीं पर आप कोई रेफरेंस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद इसे एक्सेप्ट किया हो, ऐसी बात नहीं है। उनके बताने का तरीका कुछ और भी हो सकता है ना, वो शायद कुछ और मीनिंग निकालना चाह रहे हो कि इस रास्ते से भी ट्राई करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो अपने क्षेत्र में ऑलरेडी फेमस थे, एस्टेब्लिश थे, और उन्हें ऐसी कोई पहचान की, ऐसे परिवार से थे, ऐसे बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे कि उन्हें ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं थी। इस तरीके से वो सोचें। अभी भी टैगोर फैमिली में अगर आप बंगाल के सबसे प्रसिद्ध पर्सनालिटी को लेना चाहें, तो वैश्विक स्तर पे अगर कोई जाना जाता तो वो रविंद्रनाथ जी हैं। रविंद्रनाथ जी अभी भी पीछे हैं। अंग्रेजों के सबसे ज्यादा करीबी लोगों में से थी वो फैमिली, तो इसलिए वो सबके सब फेमस थे उनकी फैमिली में। फेमस होने का कारण भी है, वहाँ का माहौल अलग था, सभी थे और सभी अपने अपने एक क्षेत्र बना लिए। किसी ने संगीत को अपना क्षेत्र बना रखा है, किसी ने साहित्य को अपना क्षेत्र, किसी ने कला को अपना क्षेत्र, और सभी कलाओं के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। ये भी नहीं कि हम अगर इस क्षेत्र से हैं तो सिर्फ इसके बारे में जानते, बाकी की कलाएं हमारी जानकारी से अछूती हैं। वो सभी एक दूसरे की कलाओं के बारे में, आपने नंदलाल बोस की एक स्केच देखी होगी जिसमें पूरी एक रूम का स्केच किया गया है, जिसमें सभी आर्टिस्ट और सभी व्यक्ति लेटे हैं, कोई बैठे हैं। तो वो स्केच आपने अपनी एक पुस्तक में देखी होगी, आर्य अग्रवाल की जो पुस्तक है उसमें एक स्केच है नंदलाल बोस की। हाँ हाँ, तो वो क्या चीज़ दिखाता है, वो स्केच के माध्यम से आप यही देखते हैं कि सभी, ऐसा नहीं कि सब अपने अपने कोने में बैठे हैं, सभी मिलजुल के रहते थे और सभी अपने अपने फील्ड में दक्ष थे। लेकिन इतनी स्वतंत्रता थी कि ठीक है, आप संगीत के क्षेत्र में हैं, आपको उसी रूप में स्वीकार किया जाए। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर की यहाँ पर व्यक्तिगत सोच ये थी कि किसी कलाकार होते हुए, जब आप कलाकार हैं, चाहे संगीत के क्षेत्र में हैं या चित्रकार के क्षेत्र में हैं या लेखक के रूप में हैं, आपको खुद को किसी संकुचित ढांचे में नहीं बांधना चाहिए, बंध के नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलर एक थॉट या विचार की तरफ आप जब जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बंधना पड़ता है। जैसे कि बंगाल स्कूल के जितने आर्टिस्ट थे, वो नेशनैलिटी जो है, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर इस आंदोलन की शुरुआत जब हुई तो वो लोग इसी फ्रेम में बंधे हुए थे। तो उनके लिए फिर विषय का चुनाव, माध्यमों का चुनाव, ये सब वो हो जाता है ना, संकीर्ण हो जाता है। उनकी भावना दिखती है उनके लिटरेचर में भी, मतलब वो कहीं पे बहुत
नैतिकतावादी कहानियों में कोई कैरेक्टर नहीं गढ़ रहे हैं। वो जो बहुत नैतिकतावादी हाँ, कैरेक्टर वो भी होगा, फीमेल्स उसमें का भी जो वो- कैरेक्टर उन्होंने हाँ, दिखाया वो है कहीं पर भी उसे, बहुत नैतिकतावादी नहीं दिखाया है। हाँ, वो उसे एक उसी के सीमाएं तोड़ फॉर्म रहे में हैं। उन्होंने एक ह्यूमन के तौर पे उन्होंने स्वीकार किया है, न कि किसी आदर्शवाद में बांधने की कोशिश की है महिला को। जनरली हमारे साहित्यों में या कई लोगों को हम देखते हैं, जब महिला का चित्रण किया जाता है तो एक आदर्शवादी फ्रेम में बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको महिलाओं का क्या, किसी भी कैरेक्टर को उन्होंने एक मनुष्य के तौर पे स्वीकार किया कि मनुष्य के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं। अगर कोई महान व्यक्तित्व भी तो भी उसका कोई ना कोई एक ऐसा पक्ष होता है जो कि अच्छा नहीं होता है। हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने कैरेक्टर, तो वो चीज़ उनके, चूँकि एक मैच्योर्ड माइंड, और जब चित्र बना रहा है, माना कि ट्रेनिंग उनकी कला के क्षेत्र में नहीं थी, स्केचिंग में नहीं थी, लाइन ड्राइंग उनकी उन्होंने कोई स्केचिंग का ट्रेनिंग नहीं लिया था, लेकिन उसमें वो जो अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, जो अभिव्यक्ति देना चाह रहे हैं, वो जो विचार है या थॉट है, दैट इज़ मैच्योर। ठीक, इसलिए वो जब 1930 में या 60 की उम्र में भी जब एग्जीबिशन कर रहे हैं तो उसको भी एक पहचान दिया जा रहा है। और ये अपने आप में एक सोचने का विषय भी है कि कवि होते हुए, और जाहिर सी बात है कविता भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, उन्होंने उस माध्यम को पूर्ण नहीं समझा, है ना। उनका ये खुद कहना है कि शब्द, जो शब्द होते हैं, वर्ड, वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द की बात करें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसकी प्रासंगिकता भी नहीं होती भी है, मतलब उनका ये कहना है। और वो अपने आप में कोई भाव नहीं गढ़ पाता, या आपसे वो जुड़ नहीं पाता, या आप उस शब्द से नहीं जुड़ सकते जब तक उन शब्दों की जो श्रृंखला, उसके माध्यम से कोई बात ना कहें, कोई भाव ना कहें, या उसके माध्यम से कोई लय या संगीतात्मकता उसमें प्रस्तुत ना हो। जब ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं तब आप उस चीज़ से जुड़ सकते हो, खुद को जोड़ सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कला के पक्ष में भी स्वीकार किया कि एक वर्ड है रिदम या लय, कहा जाता है रिदम या लय सभी प्रकार की कलाओं में आवश्यक है, और वो ही एक चीज़ है जो सभी प्रकार की कलाओं को बांध के रखती है, चाहे संगीत, नाट्य, साहित्य, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला में भी अगर रिदमिक स्कल्पचर कुछ बनाया जाता है तो फिर वो अपने आप में एक क्रिएशन लेके आता है और वो कंप्लीट देखने में लगता है। ठीक, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं 1861 में उनका जन्म हुआ था जोरासाको में। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए अगर ये कहा जाए कि उनकी कला को किस विधा में बांधा जाए, यानी किस इज़म के अंतर्गत रखा जाए, ठीक, तो आप एक्सप्रेशनिज्म, अभिव्यक्ति, वो खुद भी इसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे लिए अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। है ना। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम व्यक्ति जो मॉडर्न आर्ट के कैटेगरी में आते हैं, प्रथम व्यक्ति के तौर पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उन्होंने कोई कला की ट्रेनिंग नहीं ली, 1928 तक उन्होंने कोई आर्ट वर्क प्रोड्यूस नहीं किया था। ठीक, 1928 के बाद 29-30 में उन्होंने प्रथम प्रदर्शनी लगाई थी। लेकिन ये भी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई उससे पहले कभी पेन ही नहीं उठाया था ड्राइंग करने के लिए। हाँ, मुकुल कोई है, मुकुल चंद्र नहीं, हाँ मुकुल चंद्र डे। अच्छा, मुकुल चंद्र डे जो उनके करीबी लोगों में से थे, उन्होंने कहीं पर इस बात को स्वीकार किया है कि 1909 के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको जो अपने जहाँ भी वो रहते थे उसके अपस्टेयर में उनको अपने साथ ले जाते हैं और अपनी कोई पुरानी स्केचबुक निकाल कर उनको दिखाते हैं, जो कि लेदर की एक डायरी टाइप की होती है, दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के
स्केचेस बनाए थे, मुखाकृतियाँ और आकृतियों का उन्होंने काफ़ी, जैसे फिगर ड्राइंग और फेस की ड्राइंग, ये काफ़ी ड्राइंग्स उन्होंने बना रखी थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कला से और कला के ड्राइंग वगैरह या स्केचेस हैं उससे जुड़े हुए ज़रूर थे, ठीक, एक्सेप्ट उससे उनका जुड़ाव बना हुआ था। लेकिन 1928 तक आते आते उनको ये बात लगी कि जो शब्द को हमने एक माध्यम बना रखा अभिव्यक्ति का, वो मेरे पूरे भाव को, जो उनके आंतरिक भावों को वो प्रकट नहीं कर पा रहा है। जब उसमें उनको लिमिटेशंस दिखाई थी तब जाके वो चित्रण पब्लिकली उन्होंने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। और रामगढ़ हिल है जहाँ पर वो कभी घूमने गए थे मुकुल चंद्र डे के साथ, उन्होंने वहाँ पर डॉटर इन लॉ के भी कुछ स्केचेस बनाए थे अपने। बाद में 1920 में जब शांति निकेतन में 1920 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। ये बात भी कहीं ना कहीं उनके साथ के लोगों ने स्वीकार किया कि भले ही उन्होंने कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं ली थी कला की, तब भी उनके कला में कलाकार होने के सारे गुण थे, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 के रॉयल इंडिया सोसाइटी को एड्रेस करते हुए ये बात कही है, कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग शब्दों की है न कि रेखाओं की। इसके बाद भी बचपन से मेरे अंदर इनबॉर्न सेंस ऑफ रिदम, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनबॉर्न सेंस ऑफ रिदम था। मतलब रिदम को लेके चाहे वो किसी भी प्रकार की कला हो, वो सेंस मेरे अंदर था। जब जहाँ भी रिदम की बात आती थी वो फिर उसकी तरफ ज़्यादा उनका झुकाव होता था। एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में, जैसे यहाँ पे बात हुई ना कि कलाकार और तकनीक की, तो कलाकार के तौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में नए विचार आते हों, आप संवेदनशील हो आसपास के प्रति, आप में मतलब भाव प्रधानता होनी चाहिए। तो आज के समय में मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो तकनीक के तौर पे बहुत अधिक निपुण नहीं है और उसके भाव पक्ष प्रबल है, वो कुछ मौलिक बना रहा है, तो उसे कलाकार के तौर पे वो स्थापित हो सकता है क्या, उसे कलाकार की वो दी जाती है? देखिए, बहुत से अभी भी कई आर्टिस्ट हैं जिनको हम लोग ऐसे जब उनके आर्ट को जज करते हैं तो कहते हैं कि कुछ, मतलब सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, तो कहते हैं कि ये कुछ खास नहीं है। लेकिन स्केचिंग और ड्राइंग ऐसी चीज़ है जिसको आप फ्रेम में नहीं बांध सकते, ठीक। तो कोई भी कलाकार है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो उसकी कलर थ्योरी को लेके सेंस बहुत अच्छे ना, कंपोजिशन बनाने में वो पारंगत नहीं होगा, लेकिन स्केचिंग सबकी एक्सेप्टेबल होती है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी स्केचेस ही किए, कभी रंगों में किया, कभी स्याही के माध्यम से किया, कभी पेंसिल से किया, कभी पेन से किया स्केचिंग, और उसके माध्यम से वो अपने एक्सप्रेशंस देते थे। ऐसे ही जो आप बात कहना चाह रही हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ पत्रिकाओं को देखे होंगे जिसमें स्केचेस और ये हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्केचिंग भी बहुत अच्छी होती है ना। तो अभी एक आर्टिस्ट हैं, उनकी हमने स्केचिंग ही ज़्यादा देखी, जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हैं, उनका नाम नहीं याद आता है मुझे, जोगेन चौधरी, उनकी स्केचिंग भी देखी, बहुत अच्छा काम करते हैं, पेन, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा स्थापित नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल स्थापित हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप खुद अपने वर्क को कितना जस्टिफाई कर पाते हो, दिस इज़ द मेन थिंग। हाँ, आपकी सक्रियता ही नहीं, आप अपने वर्क को कितना अच्छा जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्केचेस बनाए, लेकिन उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि मेरे वर्क ये दिखाना चाह रहे हैं, मैं अपने कला के माध्यम से इस बात को डिनोट करना चाह रहा हूँ, ठीक। हाँ, तो वो चीज़ अगर कोई भी कलाकार करता है, स्केचेस करता है, कलाकृति का जो भाव है या जो तथ्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। नहीं, ये इस चीज़ को मैं नहीं मानता। देखो, मतलब मैं किसी चीज़ को वो नहीं कर रहा, डिनाई नहीं कर रहा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप निरंतर काम करते रहिए, उसको प्रेजेंट करते रहिए। क्योंकि मैं ही अपने को लेता हूँ, तो मेरे को कुछ भी अच्छा लग जाए मैं उसको बनाने लगता हूँ, लेकिन उसका मेरा आर्टिस्टिक वैल्यू वैसी नहीं है कि मैं कुछ सोचा और वैसा बनाया या कुछ क्रिएटिव बनाया। नहीं, रियलिस्टिक अच्छा लग रहा है, चलो ये कैमरा स्टैंड अच्छा लग रहा है, इसको स्केच कर देते हैं, बना देते हैं। लेकिन उसके माध्यम से आप कौन से विचार प्रस्तुत कर रहे हैं? कोई विचार नहीं कर रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। स्वतंत्र विचार,
देखिए, अब हम लोग मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि सामान्य से अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी कि केले को फ्रेम में करके लगा दिया और वो करोड़ों में वो कृति बिक गई। वो अपने आप में क्या कृति थी? कोई कृति नहीं थी, लेकिन वो करोड़ों में उसकी सेलिंग हुई। तो उसके पीछे हम ये बात मेरे को समझ में आती है कि जब जाहिर सी बात है वहाँ भी प्रश्न किया गया होगा कि ऐसा क्या है, हाँ। तो वहाँ पर जिस भी व्यक्ति ने उसको कलाकृति के तौर पे प्रस्तुत किया होगा वो जस्टिफाई कर पाया होगा। ये तो है ही, ये तो मेन पॉइंट पूरे है। लोगों के बीच में हाँ, उसने हाँ, एक थॉट हाँ, या एक विचार या कोई आइडियल थिंग कुछ भी है उसके माध्यम से उसने प्रस्तुत किया होगा, तब जाके एक्सेप्टेंस हुआ होगा, और जब एक्सेप्टेंस होगा तभी वो माना जाएगा। ये बात है। मैंने क्या किया, तो बाद में वो उसको सिर्फ justify पेपर पे करेगा। बना एक चित्र है, और जब आप उसमें कुछ जोड़ देते हैं, कुछ कहानी, कुछ भी, भले वो आपकी गढ़ी हुई हो जो तो भी, आज के समय गढ़ी में हुई जो ज़्यादा जरूरी नहीं मॉडर्न है, आर्ट मेरा जिसे मतलब हम यही था कहते हैं, कि हम कितना भी अच्छा बना लें, बाद में सोचते हैं कि इसको कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन हाँ, और बाद में। हाँ मैम वो ये जैसे चीज एक्शन पेंटिंग होती है, एक्शन पेंटिंग आप उसको जस्टिफाई कर पाओ, विचार दे पाओ, यही आज के आधुनिक कला की एक एक्शन पेंटिंग में बहुत जैसे बच्ची ने मुख्य बोला, बहुत चीज़ अच्छा है। बोला कि हम बना रहे हैं क्या बनेगा हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाएगा तब हम अपने हाँ, भावों को वो उसके बाद साथ में होता है। जोड़ देंगे कि जोड़ देखो देंगे। ये चीजें इसमें निकल के आ रही हैं, ये अरे है। तो जब हम एस्थेटिक्स पढ़ते हैं तो कुछ फिलोसफर्स ने इस बात को भी तो स्वीकार किया है कि कलाकृति जब होती है, जब हम कोई कलाकार पेन ही उठाया, एक पेन उठाता है और लाइन खींचता है, वहीं से कला की शुरुआत हो जाती है, और कलाकृति अपने आप में अपने लिए एक रास्ता बनाती है। एक्चुअली मैम वो मुझे ये एक और इस चीज में मैंने पढ़ा है कि जैसे कोई बच्चा होता है तो पैदा तो वो हो गया, पर उस समय में नहीं पता ये क्या है, क्या करेगा ये, तो कुछ सालों के बाद पता चलता है। वैसे कलाकृति हो, कोई भी रचना हो, उस समय नहीं पता चलता ये क्या कह रही है, जब वो पूरी हो जाएगी तब उसका भाव या जो भी वो स्पष्ट होता है। कई बार जब क्रिएशन करते हैं तो वर्क खुद डिमांड करता है कि ऐसा होना चाहिए यहाँ। और ये नियम, ये बात हर चीज पे लागू होती है मुझे लगता है, साहित्य पर भी। साहित्य पर Even भी आप लागू कोई होती है। फिल्म देख रहे हो, वो कहना क्या चाहती है कई बार हमें आंखों में पता चलता है बिल्कुल। मैम क्या जरूरी कि हर कला में कोई विचार हो ही? कोई ज़रूरी नहीं है। आप कई बार जो कला के तत्व हैं जितने लाइन, फॉर्म, कलर, ये सारी चीज़ें ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं। अगर आपने अपना विषय सिर्फ और सिर्फ लाइन को बनाया है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, फिर आप स्केच कीजिए। स्केचिंग आपकी स्वतंत्र हो सकती है या कोई रेफरेंस के थ्रू हो सकती है, दोनों हो सकता है। किसी भी फॉर्म में अपना एक स्पेशलाइजेशन तय कर लेते हैं कि आपको कुछ आर्टिस्ट हैं जो मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में काम एक करते हैं, artist उन्होंने सिर्फ रंगों के टोन्स उनके वर्क्स में दिखाई देते हैं। मैंने कुछ, मैंने तो कई तरह की आर्ट देखी है। कुछ एक आर्ट ऐसे भी अंडे है ना, अंडे के छिलके, उस पर भी मैं बहुत अच्छी तरीके से स्केच बनाना, एक स्टोन पे मतलब ड्राइंग करके पेंसिल के। एक्चुअली मैम यहाँ पे एक बात और है, जैसे मनोविज्ञान में एक परीक्षण होता है, रोशन स्याही धब्बा परीक्षण। उसमें वो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि एक स्याही से निशान बना लेते हैं और अपने क्लाइंट को दिखाते हैं, पेशेंट को, कि आपको इसमें क्या दिख रहा है। तो वो उसमें है एक्चुअल में कुछ नहीं। अब वो ध्यान से देखेगा तो उससे कोई आकृति वो कोई ना कोई ढूंढता है। अब अगर उसे फोबिया है तो उसमें शेर या बिल्ली उसे दिख जाता है। अगर वो रोमांटिक टाइप का व्यक्ति है तो उसमें फूल दिख जाता है उसे। तो मतलब मुझे लगता है कि यही कलाकृतियों पर भी लागू होता है, ये क्योंकि चीज कई तो बार मैंने जब भाव भी कुछ जब नहीं भी है और देख देखने वाला भाव ये क्रिएट चीज कर तो मैंने देता जब है। हाँ, ये चीज तो यही मैंने है मिलती है, जब जो कोई एक्सपायर हो दर्शक जाता होते है हैं तो उसके कई बार। हाँ बताइए। ये चीज तो मैंने जब भी देखी है हाँ। कि मेरे घर के पास में कोई एक्सपायर हुआ था, हाँ। तो उसके दिन जो उसकी रात जला के आए, सुबह उसकी अस्थियां लेके आए, तो राख सी थी, तो उसको फैला के रात को ही रख दिया, चलने से ढक दिया। सुबह देखा उसमें कुछ आकृतियां बनी हुई थी, तो पता चला कि उसको वो जन्म मिला है। और पता हो रहा तो कोई चुड़िया उड़िया भी चली गई होगी या कोई कीड़ा भी चला गया हो, तो जरूर है कि वही जन्म मिला हो। ये मैडम ये कहाँ से फैक्ट आता मेरे है? भी दादाजी की डेथ हुई थी तो ऐसा हुआ था मेरे घर भी कि जो दिख रहा है सिर्फ फूल, बहुत लोगों को फूल दिख रहा था कि तो फूल बन गए बाबा। ऐसा होता है तो मतलब इंसान उनके की आधार समझ पे होती ये है। मान मेरे लेते हैं साथ तो कि ये बहुत आने होता वाले है कि उस अगर व्यक्ति मैं, का जन्म इस पक्ष में इस उसमें हुआ होगा। जैसे कभी कभी देखिए अलग अलग मान्यताएं होती बहुत हैं। नहीं जैसे ऐसी जगह है ना मैम जहाँ सीलन से दीवार पे दरारें पड़ जाती दरारें हैं, और आपको यहाँ पर भी बहुत अब मिलेंगी। दरारों में आकृतियां दिखने लगती हैं। मुझे कई हाँ। बार कभी शेर दिखेगा, कभी लेडी फिगर दिखने अब देखो लगता मैं है, हाथी की सूंड धरी और वो इतना क्लियर दिखेगा कभी कभी कि आप उसे वो
करो। थोड़ी देर पहले थोड़ा पता क्या कहती थी। अगर उस लाइन पे ड्रॉ करो तो वो परफेक्ट बन जाएगा, हल्का फुल्का edit बिल्कुल करके। बिल्कुल बचपन बिल्कुल। में सबकी आदत होती है बादलों को देख के आकृतियां बनाने हाँ, दिखती भी हैं, ऐसा नहीं है। दिखती भी हैं। हाँ, बहुत सारे हमारे यहाँ तो दीवार एक पर पेड़ था। कहीं कुछ भी होता तो एक आकृति कुछ ना कुछ, कभी फूल में के रूप में दिखेगा, उसकी कभी टहनियाँ वही ऐसे चीज़ घूम फैलाए हमें बादल फॉर्म जैसा ह्यूमन लगता है। फिगर के रूप में दिखेगा, फिर कुछ देर बाद देखोगे तो वो किसी और फॉर्म में दिखेगा, फिर लगेगा ये बॉडी का ये वाला पार्ट लग रहा है, हाथ मुड़े हैं, पैर मुड़े हैं। आकाश में तारों की डिजाइन ढूंढ लेते हैं, हाँ। क्योंकि इतने सारे हैं ना, आप उसमें मिला के देख पाओगे तो वो उभर आती है उस फिर दिन वो। कुमुद वाला मैम जब हमें लेक्चर ले रही थी तो वेस्टर्न पेंटिंग्स पर ले रही थी, तो उन्होंने एक पेंटर के बारे में बताया था कि उनकी पेंटिंग को देख के, और वो मतलब सिस्टाइन चैपल की जो मतलब होता है ना, जो व्यक्ति को मतलब सिस्टाइन। जो दिखाया गया उसमें, तो वो मतलब वो आकृति की दीवार पर ना उस फॉर्म को देखते हुए वो आकृति का सर्जन किया था माइकल एंजेलो ने। ये ऐसा कहीं पर लिखा है। कि अपने फॉर्म को मतलब बताया था कि वो अपनी फॉर्म को जैसे वो देख रहे हैं तो उसे क्रिएट कर रहे हैं। तो जब मतलब पॉप के उससे मतलब वो चलने लगे थे। सर आप और नहीं तो थे उस दिन, ऑब्जर्वेशन है ना? ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व हुआ। तो मेरा मतलब ये था कि जब पॉप ने उनसे बोला कि तुम्हें बनाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा, मैं फाउंडेशन में काम नहीं करता। और फिर वो उनसे भाग भाग के इधर उधर बनने लगे, लेकिन फिर सडनली उनको ऐसा काम दिया गया जो उनके मन में नहीं था, मैं यूं क्यों बनाऊं, और बनाने छत पे है लेकिन क्या बनाऊं। तो जब वो वहां से चले गए और उसके बाद एक दिन वो ऐसे बैठे थे या कहीं पे कुछ एक्टिविटी तो उन्होंने देखा बादलों में, कुछ उनको समझ में आया कि अच्छा अब बादल से कोई चीज झांक रही तो कैसी लगेगी, तो अब वो स्वयं चलेंगे, अब बनाऊंगा उस फॉर्म में फिर उनको मतलब उससे पहले उनको विचार ही नहीं आ रहे थे और उसके बाद से उन्हें विचार। अच्छा अब बादलों से कोई चीज झांकेगी तो छत पे हमें कैसा कौन सा लुक देना है। हाँ हाँ हाँ। जब ना बरसात होती है शाम के, जब बरसात हो जाती है शाम का टाइम मौसम होता है, तो बरसात मतलब जाने के बाद जब वो मौसम में ना मतलब काली घटाएं सी होती हैं, हाँ, हाँ। उसमें रेड कलर की फॉर्म्स बड़ी मतलब अट्रैक्टिव लगती है मैडम, उसमें कोई ना कोई फॉर्म क्रिएट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि छत पे चले गए और लेके कॉपी बिल्कुल। अगर आपके मन में एक कलाकार के रूप में आप जब स्वीकार करते हैं खुद को, तो आपको उस मोमेंट को स्किप नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना, कलाकार को अपने पास स्केचबुक जरूर रखना चाहिए। कभी भी विचार आते हैं, कहीं भी बैठे हुए आते हैं, और कहीं भी बैठे हुए आपको आकृतियां दिखती हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसे तुरंत के तुरंत जब आप कहीं पे भी कर सकता है, कर सकते हैं। हाँ, एक बंधित हो। हाँ। आइडिया आए उसको तुरंत फॉलो कर लो, जो भी आइडिया तो नेक्स्ट आइडिया आ जाएगा। हाँ, और आप जब बाद में चाहोगे कि वो वाली आइडिया जो मुझे उस दिन आई थी वो आज मुझे मिल जाए, तो वो नहीं होता है, वो फिर गुम हो जाता है। मैं एक बार पता है क्या हुआ, रात के समय की बात होगी, 12-1 बजे के समथिंग में सोच रहा था, सो रहा था है, और एक सपना सा आया मुझे मेरे पास में, जब मैं सोता हूँ तो एक हार्ड कॉपी और पेन या पेंसिल रख के सोता हुआ, जैसे कोई अगर आपको जैसे सपना आया, हाँ उठा अचानक तो देखा स्केचिंग करने लगा जाता, तो मम्मी हमारी बोलती है क्या कर रहे हैं, कि मम्मी सपना आया था, सपने को देखना के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना। बहुत सारे उसी विचारों को मैं कैनवास पे भी डाल देता हूँ। बिल्कुल कुछ एक होना पेंटिंग्स चाहिए। है मैडम मेरी ऐसी डांस की फॉर्म में है, और एक अंतर्मन की एक पेंटिंग बनाई थी मैंने। मतलब इसमें भी इस कलाकार तरीके से की बनाते हैं। व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। जैसे जो कलाकार सीरीज बनाते हैं वो प्लान करके रखते हैं कि ये होगा, फिर इसके बाद ये बनाएंगे। और कुछ कलाकार त्वरित होते हैं, उनको थॉट्स आए वो तुरंत ही स्केच करेंगे और Thoughts उनका वो पे भी- नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है ना। और कई बार कलाकार जब कैनवस लेके चलता है काम करने, तो वो कुछ भी विचार नहीं करता। जैसे कि अमृता शेरगिल ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मैं कैनवस पे काम, अमृता शेरगिल कह रहे हैं, सॉरी, अंजलि इला मेनन, हाँ, तो वो कैनवस पे जब काम करना शुरू करती हैं तो उनके पास कोई विचार नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, और वो कुछ भी विचार करके नहीं चलती कि मुझे कौन सी आकृति बनानी है, किस प्रकार की आकृति बनानी है, या मैं क्या विषय चूज़ करूँगी। तो वो उतने देर के लिए खुद को, एक होता है ना, आप थोड़े देर के लिए खुद मन शांत करिए और हाथ से ड्राइंग करना शुरू कीजिए। जब ड्राइंग की शुरुआत होती है या रंगों को लगाना आप शुरू करते हो, तो वो अपने आप एक शेप लेना शुरू करता है, और उस शेप के साथ आपके विचार उससे और आपका मन उससे जुड़ना जब शुरू होता है, तब वो कृति अपने आप में एक कलाकृति के रूप में प्रस्तुत होने लगती है। हाँ, अब आप उसे अपने जीवन के किसी भी हिस्से से जोड़ लो, कि मेरी मेमोरी कभी पाश्चात्य पुराने समय के किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है चेहरा मिलता जुलता बन जाए, तो आप कहोगे कि ऐसे टाइटल दे देते हैं। या फिर कई बार होता है आप इंटेंशनली उसको फिर उधर की तरफ कन्वर्ट करने लगो। जैसे कि शुरुआत हमने ऐसे की और लगा कि अच्छा ये विषय इसमें कर सकते हैं,
तो फिर आप वहाँ से उसको फिर मोल्ड करना शुरू करते हो। तो काफ़ी स्वतंत्र स्पेस होता है आपके पास। कई बार आप विचार करके बनाते हो, कई बार आप विचार के साथ नहीं बनाते हो, शुरुआत ऐसे भी करते हो और करते करते फिर वो आगे बढ़ता है। तो ये है कलाओं का एक अपना स्पेस। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका भी ये मानना था कि कलाकार को किसी फ्रेम में बंध के नहीं चलना चाहिए, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर की सोच रखनी चाहिए, ना कि कोई क्षेत्रीय विचार या एक देश काल में बंधा हुआ विचार रखना चाहिए। ठीक। और इसके लिए उन्होंने जो सबसे उपयुक्त तत्व उन्हें मिला वो है लय। लय ऐसी चीज़ है जो प्रागैतिहासिक काल से, जब आदि मानवों ने गुफा चित्रों में बनाए चित्र, तब से लेके और आज तक आपको वही एक चीज़ मिलेगी, लाइंस के फॉर्म में हो या कलर्स के फॉर्म में हो। जब रिदम आप क्रिएट करते हो तो वो एग्जिस्ट करती है। ठीक। इसीलिए कहा जाता है कला एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इसके लिए आपको, मान लीजिए मेरी लैंग्वेज हिंदी है, कोई विदेशी मेरी भाषा नहीं समझ पाएगा, लेकिन मेरी कला को समझ सकता है। कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा माध्यम है। और ये विश्व के किसी भी हिस्से के मनुष्य के लिए, अनपढ़ हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, ये सबको एक साथ जोड़ सकता है। ये एक ऐसा माध्यम है कि सबको एक साथ जोड़ सकता है। कल मैं और ये दोनों रास्ते से घूमते हुए जा रहे थे, तो बड़े जब एक चीज जरा पीकदार जा रही क्या मैडम, पीकदार ना थूकते ना लोग, तो ये बोले कि देखो ऐसा करते हैं, पीएचडी करते हैं तो इस टॉपिक पे करते हैं कि मतलब जो मार्ग उसमें जो पीकदार होता है उसमें जो आकृतियां होती हैं उनका विश्लेषण, कि लोग थूक देते तो पहले तो फॉर्म्स क्रिएट कर देते ऐसे अलग अलग फॉर्म्स। जब आए तो सब थूक दो कहीं पे भी, आपको थोड़ा ठीक बात भी करेगा हर जगह बहुत सर। उस दिन मैंने देखा यहाँ पे भी तरह तरह की, ये ग्रीन पार्क के पास बीचों बीच सड़क पे एक लड़का गाड़ी चलाते हुए आया, अच्छा खासा ठीक ठाक लग रहा था, खिड़की खोल के बीचों बीच सड़क पे वो। ये जो व्यवहार है, हमें लगता है आप इसमें किसी को कैटेगरी में नहीं जोड़ सकते हो। ये आपको आम आदमी में भी दिखाई देगा जो मजदूर वर्ग है, और आपको बहुत ही वो ऑडी में भी घूमता हुआ व्यक्ति का दरवाजा खोला और चल दिया। थोड़ा किनारे थूक सकते हो, बीचों की सड़क पे जहाँ देख देख के चलना पड़ता है सब करना। थोड़ा बहुत नहीं थूकते एक्चुअली मुझे इतना स्टोरेज कहाँ से आते हैं? मुंह के अंदर चकार से बनाते हैं मूर्त रूप में, और मूर्त रूप वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का अच्छा आप एक्सप्रेशन कह सकते हो। कि एक्शन पेंटिंग में क्या होता है कि आप ज़मीन पे या दीवार पे जब आप अपना कैनवस लगाते हो, आप अपने रंग को उड़ेल देते हो, तो दे आर ऑल्सो आर्टिस्ट। वो अपनी चीज़ों को, वो एक आर्टिस्ट और है, चाइनीज है, नाम नहीं पता मुझे, वो क्या करता है मुंह में कलर लेके उनका थूकता है उसका कैनवास पे, उसने कहा मैडम ऐसे ऐसे आर्टिस्ट दिखा दो मैं, कोई खरीदेगा नहीं, क्या पता चला थूका है उसने, बट वो तो मतलब स्वतंत्रता व्यक्ति है, उसने स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत। अब वो दुष्यम की जो कलाकृति थी, अब वो भी अपने आप कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली और वो डॉक्यूमेंटेड तो हो ही गई तो अगर कोई आर्टिस्ट उसको क्लेम कर दे कायदे से, तो वो भी मान ली जाएगी। नहीं मैडम, उसने अगर थूका है तो उसने फॉर्म में किस तरीके से थूका है ये भी डिपेंड करता है। लेकिन वो चेतन मन से भी नहीं थूक रहे, वो अचेतन मन से थूक रहे। हाँ, ये भी बात है, सचेत नहीं है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। अब मैडम मान लो उसने थूका, उसमें कोई फॉर्म्स बन गई, वही लाखों में करोड़ों में मिल जाती है। अगर इस तरीके से मानो तो हर कलाकार तब तो करोड़पति होना चाहिए ना। हमें भी करोड़पति होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए। मैं एक वो दे दूंगा कि इसे आप एक फॉर्म घोषित करो कि ये भी एक कला का फॉर्म है। उसका लाइफ में बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। उसकी लाइफ कम नहीं है। इसमें धरती का कितना प्रभाव है, थोड़ी देर बाद टूट गया, फिर थोड़ा थोड़ा दिया
सही बात है। भी करता समझ नहीं आता भैया कितने का दिया तो 20 रुपया। नहीं बट बोलते बोलते मतलब मुंह में लगा हुआ है और बोलते हैं। चलिए ठीक। आइडिया कहीं से भी आ सकता है। आइडिया कहीं से भी आ सकता है। दिस इज द क्लेम ऑफ यूनिवर्स। यही तो मेरा टॉपिक है जो मैं सोच रहा हूँ कहीं से भी हो सकता है। चलिए, 1930 के ही प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस चीज़ को क्लेम करते हैं, माई पिक्चर्स मस्ट बी primarily for some rhythmic significance of form which is ultimate। मतलब मेरे वर्क में जो भी रिदम जो एलिमेंट है वही मेरे वर्क का एक सिग्निफिकेंस है और वो अल्टीमेट है, मतलब इसका कोई और इसका उद्देश्य नहीं है। एंड नॉट फॉर एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ एन आइडिया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट। किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर किसी फैक्ट को प्रेजेंट करने के लिए मेरे आर्ट वर्क को आप उस रेफरेंस में नहीं ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ रिदम को डिनोट करने के लिए मैंने ये वर्क बनाए हैं, ठीक, या फिर खुद एक्सप्रेशन देने के लिए, ठीक। ये उन्होंने अपने एग्जीबिशन में बाकायदा क्लेम किया है। प्रिंसिपल ऑफ रिदम इज द थिंग विच इज़ कॉमन टू ऑल आर्ट, जो आंतरिक भावों को सजीव कृतियों में परिवर्तित करता है। मतलब रिदम की जो वो है लय का सिद्धांत, यही सभी कलाओं में कॉमन है और हमारे आंतरिक भावों को जो कि अमूर्त रूप में होते हैं, अनुभूति के रूप में होते हैं, उन कोई भौतिक फॉर्म नहीं होता है उनका, इसे हम परिवर्तित करते हैं एक सजीव कृति में, ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा उनकी कृतियों के बारे में देखते हैं किस तरीके से उन्होंने बनाया है। जैसा कि हमने देखा कि मुकुल डे ने इस बात को कहीं पर एक्सप्रेस किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन काल में अपने पास स्केच बुक रखा करते थे और वो कहीं भी घूमने जाएं या कोई आसपास उनके रहता तो उनकी इच्छा जब होती तो वो स्केचेस भी किया करते थे। अब उनकी कृतियों को अगर देखते तो पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 2000 के आसपास स्केचेस या पेंटिंग्स बनाई हैं और उन्होंने कोई बड़े आकार में चित्र नहीं बनाए हैं। और वर्तमान में दिल्ली के मॉडर्न आर्ट गैलरी में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का अच्छा कलेक्शन दिख जाएगा, ठीक। अब जो है उनके जो पेंटिंग्स हैं उसके सब्जेक्ट्स किस प्रकार के रहे। कुछ तो उन्होंने एनिमल्स को लेके पेंटिंग बनाई है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स, और वो एनिमल्स आपको सजीव जैसे और जीव जंतु हमें दिखते हैं वैसे रूप में नहीं, वो अपने ही तरीके के जीव जंतुओं को स्केच करते हैं। हाँ, जैसे बर्ड बना दिया लेकिन वो कौन सा बर्ड है आप नहीं कह सकते, ठीक है, मुर्गा है या कबूतर है नहीं कह सकते, लेकिन वो कोई एक बर्ड जैसी आकृति बनाते हैं, ठीक। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट होने का एक अपना तरीका है उनका। फिर कुछ उन्होंने लैंडस्केप भी बनाए हैं कलर्स से, और हमें कुछ इस प्रकार के उनके एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दिखते हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स दिखाई देते हैं। और उन्होंने ह्यूमन फेसेस काफ़ी बनाए हैं और कैरेक्टर्स, उसमें उन्होंने हूबहू बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है। जो पोर्ट्रेट्स उन्होंने बनाए हैं उस व्यक्ति के मनोभाव को कैच करने की कोशिश की है उन्होंने, या फिर उनके मनोभाव उस व्यक्ति के संबंध में कैसे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दिखा पाएंगे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में एग्जिबिट हुई ये वर्क है रविन्द्रनाथ टैगोर का, बर्ड का। आप लोग को उतना अच्छा शायद दिखेगा नहीं, है ना। इसमें आप देखिए कि ये आप कौन सी पक्षी की आकृति है, आप इसे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि इस पर ब्लू लेयर भी लगी हुई है, पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन
किसी को बतख लग सकता है, किसी को हिरन का शेप लग सकता है, अलग अलग लग सकता है, बट उनके अनुसार ये पक्षी है, कौन से पक्षी है नहीं पता। ये भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या मॉडर्न आर्ट का जो एलिमेंट्स आप मानते हैं, एक विशेष गुण है, वो भी इसमें आप देखते हैं। ठीक, इसके बाद ये उनका एक लैंडस्केप है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ये बना हुआ है 2 फरवरी 39 का है। अगर हिंदी में लिखा होगा तो 31 होगा। ठीक, ड्रामेटिक फिगर्स एंड सीन्स, जिसमें ड्रामेटिकल फॉर्म के थ्रू वो कुछ फिगर्स को ड्रॉ करते हैं और बहुत उद्देश्य के साथ नहीं करते हैं कि मुझे इस थोड़ा ऐसे कर दूं, दिख रहा है? हाँ, और गगनेन्द्र नाथ टैगोर की भी कुछ आपने स्केचेस देखे होंगे जिसमें वो क्यूबिस्ट फॉर्म उन्होंने दिखाए हैं और इसी तरीके के फिगर्स वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर का आपसी जो पत्राचार होता था, पत्राचार में वो गगनेन्द्र नाथ को कहते हैं कि गगनेन्द्र आप जहाँ मतलब बंगाल से और जोरासाको से भी बाहर आइए और दुनिया घूमिए, विश्व घूमिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके कला का क्या रूप होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ के जितने और कलाकार होते थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से सीधे सीधे नहीं जुड़ के काम किए, लेकिन उनको वो कहते थे कि आप खुद को वैश्विक स्तर पर पहचानने का प्रयास कीजिए और विश्व के अन्य कलाओं को भी देखने का प्रयास कीजिए। ये पेंटिंग भी आपको स्केच के तौर पे इंक और पेन के माध्यम से छोटी आकृति की पेंटिंग दिखेगी, छोटे साइज की। और ये है एक लेडी का पोर्ट्रेट। कहाँ चला गया? वुमेन फेस, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है ये वुमेन फेस। ये भी आपको सिंपल ड्राइंग में, लेकिन आप कितना भी कलाकार इस बात को स्वीकार करे कि मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ कला के क्षेत्र में, लेकिन जब आप चेहरों के एक्सप्रेशन को देखेंगे, भाव की अभिव्यक्ति आपको इसमें दिखाई देगी और वो भाव की अभिव्यक्ति आपको आंखों की ड्राइंग से दिखाई देगी, है ना? आपको आंखें इनकी ये जरूर दर्शाती हैं कि कोई ना कोई भाव उस महिला के अंदर है ना? एक्सप्रेसिव आईज हैं, न कि एक फ्लैट और प्लेन जो आंखों का एक चित्रण होता है वैसा नहीं है। इसके बाद हेड स्टडी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, इन्होंने एक और पोर्ट्रेट है मेल फिगर का जिसमें येलो और ब्लैक कलर का टोन इस्तेमाल किया गया है। इसको भी आप एक समय देखने के लिए कोई भी सिद्धहस्त कलाकार कहेगा कि सिंपल ड्राइंग है और कुछ खास नहीं है, लेकिन आँखों का भाव आपको इसमें भी दिखाई देगा। आँखों को उन्होंने कभी भी फ्लैट नहीं ड्रॉ किया है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ ग्रेट आर्ट। हाँ, कि भाव की अभिव्यक्ति उन्होंने दिखाई है। यहाँ भी एक है वेल्ड वुमेन, है ना, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ एक मुखाकृति ही है मात्र, लेकिन जब आप इसे शांत मन से एक बार ध्यान से देखते हो तो आंखें कुछ कह रही हुई सी मालूम होती हैं। ये है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ है कि जब भारत में आधुनिक कला की बात करते हैं हम, तो रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल, ये दोनों लोग का नाम साथ में लिया जाता है और कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी किया जाता है। तो आप लोग इन दोनों कलाकारों को किस प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हो? अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ टैगोर।
तो इन दोनों कलाकारों को आप किस तरीके से देखते हैं और क्यों दोनों की साथ में बात की जाती है, क्या कॉमन फैक्टर है? तो ये कॉमन हो गया कि उनका जैसे अमिता शेरगिल का प्रारंभिक परिवेश और बाकी चीज़ें अलग थी, उन्होंने चित्रांकन का विषय अलग चुना। और रवींद्रनाथ का भी जो बाकी परिवार और परिवेश था वो जहाँ नेशनलिज्म को चुन रहा था, तो उन्होंने मॉडर्न तकनीक चुनी और विषय अलग रखा। देखिए विषय दोनों ही कलाकारों के अलग हैं। हाँ, नहीं, तकनीक भी अलग है, कोई समानता इस प्रकार से नहीं दिखाई देती। पर अपने अपने परिवेश से अलग हटके उन्होंने अंकन किया। जो विषय चुना वो उनका एक अलग तरीके का चुनाव था ना, जैसा लोग अपेक्षित उस समय कर रहे थे उससे। दोनों का वर्क पीरियड एक ही है, पेंटिंग का। भारत में जब अमृता शेरगिल चित्रण कार्य कर रही थी, उसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में काम कर रहे थे, है ना। 1940 के आसपास, 1941 में इनकी डेथ है शायद रविन्द्रनाथ टैगोर की, और 40-41 के आसपास अमृता शेरगिल की भी है। वो कम उम्र की युवा कलाकार थी और ये एक मैच्योर पर्सन और उम्र के आखिरी पड़ाव पर। और दोनों ही आधुनिक कलाकार थे, भारत में आधुनिक कला को दर्शाते थे। हाँ, दोनों ने अभिव्यंजनावादी या अभिव्यक्ति को महत्व दिया, है ना। ये इनमें एक कॉमन फैक्टर दिखाई देता है हमें। हालांकि अमृता शेरगिल ने जो विषय चुने वो कंपैरिजन अगर करते हैं तो कंपैरिजन यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है, दोनों में कलाकारों ने आधुनिक कला के आरंभिक दौर में अलग अलग प्रतिभा दिखाई, रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने मन के आंतरिक जगत को अभिव्यक्त करते हैं, इनर वर्ल्ड जो है उनका, और अनकॉन्शियस वर्ल्ड जो है उसको डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और अमृता शेरगिल इसके अपोजिट, बाहरी दुनिया को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक, अमृता शेरगिल की जो नॉर्मल प्रैक्टिस थी वो मॉडल्स के थ्रू वर्ड, मतलब उनके चित्रों में जो भी आकृतियाँ दिखाई थे वो कहीं ना कहीं मॉडल स्टडी उनकी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर की मॉडल को उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया, उन्होंने स्वतंत्र रूप में स्केच किए। और अमृता शेरगिल अपने उम्र को और युवा पीढ़ी को प्रदर्शित करती हैं। दोनों ही भारतीय कलाकार हैं, भारतीय परिवेश में। हालांकि अमृता शेरगिल की शिक्षा दीक्षा विदेश में थी, लेकिन भारतीय परिवेश को वो भी दर्शाती हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने परिवेश को कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया है, अपने आसपास के लोगों के, उनके चेहरे और उनके भाव, किस प्रकार से मनुष्य भावों में होता है, हीन भावना से कभी ग्रसित हो या किसी विषाद में हो, उस तरीके के चेहरों को उन्होंने ज़्यादा प्रदर्शित किया है। दोनों ही संवेदनशील कलाकार दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि उनके समय के जो ऐसे कलाकार जो खुद को किसी फ्रेम में बांधना पसंद नहीं करते हैं, उसमें तो अब आते हैं हम लोग अमृता शेरगिल की कला पर। आप अमृता शेरगिल की कला को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बता सकता है कोई? अमृता शेरगिल एक विदेशी कलाकार होते हुए भी विदेश में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जैसे कि वो पॉल गॉगिन से प्रभावित थी, तो पॉल गॉगिन ने वहाँ की जो जनजातीय कला थी उस पर उन्होंने चित्रण किया था। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना मैं
भारतीय परिवेश में जाके यहाँ के जनजातीय कलाओं को चित्रित करूँ। लेकिन उन्होंने किसी जनजातीय कला को चित्रित नहीं किया। नहीं, लेकिन जैसे ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जीवन को, ग्रामीण जीवन को उन्होंने अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया था। महिलाओं पर चित्रण ज्यादा किया था। महिलाओं के जीवन को, हाँ, महिलाओं की जो स्थिति को अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। और चूंकि वो एक संपन्न पृष्ठभूमि से थी, तो उन्होंने गांव के जो एक कह सकते हैं ना हीनता या वो भावनाएं ज़्यादा हाईलाइट हुई उनके मन में, तो इसलिए उनके चित्रों में विषाद या ऐसा कुछ दिखता है। विषाद दिखता है, हो सकता है सेटिस्फेक्शन की भावना ना हो उनके अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि जो कुछ भी है उनकी लाइफ में, माना कि वो बहुत ऐसे बैकग्राउंड से थी, लेकिन शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। हो सकता है और अगर वो अभिव्यक्ति के संवेदनशील, वही कहा ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल दोनों लोग संवेदनशील थे, और जो कुछ भी था उनके आसपास या उसके इनर वर्ल्ड में जो कुछ भी था, वो उसको कंप्लीट नहीं मानते थे। हाँ, एक कंप्लीट नहीं मानते थे। वो जो एक्सप्रेस करना चाहते थे, जो कर पाना चाहते थे, वो हो सकता है ना कर पा रहे हों, जिसकी वजह से ये चीज़ें थी। लोगों पे, चीज़ों पे ज़्यादा विचार करने वाला जो व्यक्ति होता है कि किसी का जीवन ऐसा क्यों है, ज़्यादा विचारशील व्यक्ति हमेशा संवेदनशील होता है। अगर वो संवेदनशील है तभी वो विचार, रहती भी है। हाँ, उदासीनता रहती है। उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी उदासी रहती है, लेकिन उनके चित्रों में भी व्यक्ति रंगों का चयन भी आपको ऐसा ही दिखेगा, बहुत चटकीले रंगों का नहीं होंगे, लाल और पीले ही, लेकिन वो फिर उसका टोन इस तरीके से वो क्रिएट करती हैं कि एक भाव उसमें आता है। उनके रंग ही दिखाते हैं। तीन महलें हैं फेमस, मधु का श्रृंगार। अच्छा, वो जब भारत आती हैं तो भारत का भ्रमण करते हुए अजंता, एलोरा और ऐसी स्थानों का जो भारत के कला तीर्थ माने जाते हैं, उसका उन्होंने भ्रमण किया। और महाराष्ट्र में भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में वो कुछ समय रहीं, ठीक, बॉम्बे में रहीं। तो उस समय वो अजंता वगैरह का जब उन्होंने भ्रमण किया, तो उन्होंने उस समय उनकी ये विचार थे और ये महसूस किया उन्होंने कि यहाँ जो कलाकार हैं, जो भारतीय होने का दंभ भरते हैं, भारतीयता का दम भरते हैं और कला कहते हैं कि मैं भारतीय कलाकार हूँ, भारतीय विषय को ही बनाता हूँ, भारतीय तकनीक में बनाता हूँ, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि वो इतनी अच्छी तरीके से भारतीय कला को नहीं समझते जितना वो कहते हैं, उनकी समझ अधूरी है। जिसके माध्यम से जब वो खुद चीज़ों को देखती हैं, चूँकि पाश्चात्य कला में भी वो पारंगत थी, तो फिर वो यहाँ आकर शिक्षा दीक्षा उनकी भली पाश्चात्य परिवेश में हुई, उन्होंने फिर भारतीय विषयों को चुनना प्रारंभ किया। और वो विषय जो कि ग्रामीण परिदृश्य में महिलाओं के जीवन शैली से संबंधित हैं, वैसे विषयों को उन्होंने चुना। एक है यहाँ पर इमेज ब्राह्मण, इस कृति पे आपको किसका प्रभाव दिख रहा है? आपको है ना, इस कृति पे आपको किसका प्रभाव दिख रहा है? किस भारतीय कला शैली का प्रभाव दिख रहा है? अब शायद ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा होगा। आप गेस कर सकते हैं इस शैली का प्रभाव? कौन सी शैली? लघु शैली, अजंता शैली, म्यूरल? मुझे तो अजंता का लग रहा है। आपको? आंखों के जो भाव है वो वही दिखा रहे हैं। इसी तरीके के, तो इस चित्र पे आपको दिखाई देगा कि उन्होंने विषय भारतीय लिए, लेकिन जो इंस्पिरेशन लिया उन्होंने, वो कहीं ना कहीं जो रिदमिक लाइन है उसको उन्होंने अजंता से ग्रहण किया। और जो रंगों के लगाने का नहीं, रंगों का जो कंपोजिशन है, संयोजन, वो आपको बैकग्राउंड डार्क, देन जो ड्रेस है वाइट ड्रेस, धोती है वो सीधे वाइट,
और जिस तरीके से कपड़ों में बहुत वेस्टर्न स्टाइल में कपड़ों के फोल्ड्स पूरे पूरे दिखाए जाते हैं, एकदम सही सही दिखाए जाते हैं, उस तरीके से रंगों ड्रेपरी जो है इनकी उस तरीके से दिखाई गई है जैसे अजंता में दिखाई जाती थी। इसके बाद आपको ये एक चित्र मिलेगा जिसमें ग्रामीण परिवेश में एक गांव के घर के अंदर का दृश्य दिखाया गया है जिसमें महिलाएं बैठी हैं और यहाँ डलिया है, डलिए से के बाहर कुछ लाल मिर्च। मतलब ऐसे कोई त्योहार पे है या कुछ मतलब इस तरीके से मतलब उसका वो प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। इस पे आपको किस तरीके के कला के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं? सिंपल 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 तो है, टेम्परा। आपको भी ज़्यादा कलर का वो नहीं होगा ना, सिंपल कलर है। कुछ लघु चित्र शैली का ही लग रहा है मुझे भी। जैसा दिखता है वैसे उस तरह का कुछ। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा है कि जब ये कलाकार जब खुद को इंस्पिरेशन लेते हैं वेस्टर्न भारतीय कलाओं से, लेकिन जो तल विभाजन है जो कि लघु चित्र शैली का एक विशेष गुण है, उस तल विभाजन को इन्होंने हूबहू कभी नहीं लिया, किसी कलाकार ने नहीं लिया। तल विभाजन का जो तरीका था वो इसमें जो वेस्टर्न आर्ट का जो पर्सपेक्टिव बेस होता है उसको ही फॉलो किया गया है। ये उनकी, हाँ ये उनका सेल्फ पोर्ट्रेट है। हाँ ये उनकी खुद की फ़ोटो है, देखा नहीं? इमेज है। हाँ इमेज ही है, फ़ोटो है, पोर्ट्रेट नहीं है, मतलब बनाया हुआ पोर्ट्रेट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के भी कई बार वो गांवों में घूमी हैं और वहाँ पर रहकर उन्होंने चित्रण किया है। जो गांव की महिलाएं आती थी, घरों में काम करती थी, हल्दी पीसते हुए, ये जैसे लाल मिर्च सुखाए जाते हैं घरों में धूप में, उस तरीके के विषयों को लिया। मौके पे जैसे कि मान लो कुछ रस्में ऐसी भी होती हैं जो मतलब स्पेशली देखने को मिलती हैं, जैसे हल्दी हाँ वाली है, हल्दी वाली है, और ये वाली भी है। हाँ मतलब मसाले कोई पूजा कुछ आता है, और मैंने जब दावत होती ना उससे मैंने हलवाई की पट्टी को पूछा ये बढ़िया है आपने सही बता रहा हूँ। कहीं मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाली देखने को मिलती है ना, इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी नहीं कह सकते हैं, आप वही कहिए जो है। मिर्च खाने के लिए भी तो कूटी जाती है, अचार रखने के लिए वैसे। हाँ मौसम, मैंने कहा तो सही, अगर अपने अभी आपको जून अपने का चित्रण, तरीके में ढालो ना, कि किस तरीके से भारतीय परिवेश में जून का ग्रामीण चित्रांकन करना हो तो उसमें आप आम को कटा हुआ सूखते हुए दिखा सकते हैं, कोई भी समझ जाएगा ये गर्मी का सीजन है। और इधर है आप मिर्च सूखते हुए दिखा दो तो इसी टाइम पे मिर्च का अचार रखा जाता है और खिचड़ी में खाया जाता है, तो परिवेश का वो आ जाएगा ना, मौसम का आप सिंबॉलिक कर सकते हो इसके बेस पे। अगर उनके टाइम पीरियड के ग्रामीण जीवन को भी हम अध्ययन करना चाहें, जैसे कि आज के टाइम में आधुनिक युग आ गया है और पूरे भारतवर्ष में अब जीवन शैली पहले जैसी एकदम नहीं रह गई है, और तो ये चित्र जो हैं आप इनका अध्ययन कर सकते हैं मेरा ये विचार है कि आप अब इसके बाद ये बहुत ही फेमस उनकी पेंटिंग है वधू का श्रृंगार, सबसे फेमस पेंटिंग। मुझे इसके कंपोजिशन की जो कंपोजिशन है ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और इसमें आप देखिए कि जो वधू का श्रृंगार है, जिसको हाथ में मेहंदी लगाई जा रही है और शादियों के टाइम उपटन वगैरह लगाए जाते हैं, तो उस तरीके का दृश्य दिखाया जा रहा है। तो चेहरों का जो भाव है महिलाओं के, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आँखों का ऐसा अंकन किया गया है कि हाँ वो दर्शक उससे खुद को वार्तालाप वाली स्थिति आती है। फिर
हाँ, एक और है कंपोजिशन में, आप जैसे अजंता में देखते हैं कि प्रभाविता का नियम का अनुसरण किया गया है कि जो आपका मुख्य फिगर है उसको केंद्र में रख के उसका कंपोजिशन इस तरीके से किया जाए कि अन्य आकृतियाँ गौड़ लगे और वो मुख्य लगे। ठीक, इसमें भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, जो ब्राइड है उसको का कलर इस तरीके से बनाया गया है कि अन्य आकृतियाँ उसमें छुपी हुई हैं और गौड़ लग रही है, फोकस आपको उस पर ही लगेगा। ऐसा लगेगा कि एक लाइट सिर्फ और सिर्फ ड्रामेटिक लाइट उस फिगर पर ही पड़ रहा है। ये भी चीज़ एक यहाँ पर देखने वाली है। और जैसे ड्रामा में होता है, नाट्य में भी आप देखेंगे कि बैकड्रॉप जब नाटक चल रहा हो तो जिस कैरेक्टर को हमें फोकस करना है उस पर लाइट फोकस करता है और बैकग्राउंड डल हो जाता है। तो कहीं ये जो कलाकार हैं ऐसा ही किया जाता है। अभी भी जो ड्रामा का होता है संत महर्षि का बुलावा, नहीं, अभी भी जो ड्रामा मंच पे परफॉर्म किए जाते हैं, अगर आप कभी देखने जाओ कोई नाटक या वही वो, तो focus वो होता है फोकस है, वो स्पॉटलाइट का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। संत में तो पेंटिंग आर्टिस्ट ये भी एक किसी जीवन शैली को ही दर्शाया गया है, ग्रामीण जीवन शैली को। नहीं नहीं, कथावाचक नहीं है, ओखल रखी है, काफ़ी मतलब क्लियर नहीं है। रेगिस्तान का सा लग रहा है मैडम, जैसे रेगिस्तान में जो घर बने होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, रेगिस्तानी राजस्थान। राजस्थान तो बालू का वो, मैंने उस हिसाब से कह दिया ना। हाँ, तो ये जो आपको एक पेंटिंग और दिख रही है, तो आप इसे भी देख सकते हैं कि जो ग्रामीण परिदृश्य को और जो रात का दृश्य, आसमान ब्लैक है, इसका मतलब कि रात का दृश्य इसमें दर्शाया गया है। और ग्रामीण जीवन में जो वैसे परिवार जो कि किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उखल भी है, खाना बाहर बन रहा है, पीछे एक वृद्ध व्यक्ति है बच्चों के साथ बैठे दिखाएं, जैसे वो लोग होते हैं ना जो दीवार की आड़ में बड़े महलों के पीछे पीछे रुक जाते हैं, जो लोग तंबू चूल्हा लगा के बना रहे हैं, खाना वहीं पे ऐसे हाँ खुले हाँ, में सोते हैं, बंजारों का जीवन जो बंजारे होता जैसे। मैम इनके काम में यथार्थ और काल्पनिकता को कैसे देख रहे हो? यथार्थ और काल्पनिकता, देखिए वो यथार्थ ले रहे हैं, कुछ भी वो यथार्थ दिखा रहे हैं, लेकिन काल्पनिकता का कितना हिस्सा हम मान सकते हैं? मुख्य चित्रण तो यथार्थ है और बाकी जो बैकग्राउंड है वो काल्पनिक है। काल्पनिकता उनके इसमें ये है कि आप आते जाते चलते फिरते, मान लीजिए आप यात्रा में हैं या कहीं जा रहे हैं, तो किसी दृश्य विशेष को आपको देख के कोई ना कोई एक काल्पनिक भाव आपके अंदर आता है। मतलब कला से काल्पनिकता को आप बिल्कुल अलग कभी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक कलाकार के अंदर में वो कल्पना नहीं आएगी, वो प्रेरित ही नहीं होगा कलाकृति बनाने के लिए। तो वो प्रेरणा जो है, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे दृश्य देखे होंगे आते जाते और उनके मन मस्तिष्क में वो रह गया होगा। बस वो उतनी ही कल्पना है। मन मस्तिष्क में वो अपना रह गया होगा। और जाहिर सी बात, ये ऑन द स्पॉट बनाया हुआ स्केच तो नहीं है, तो उन्होंने स्टूडियो में बनाया। जब स्टूडियो में बनाया है तो वो अपनी कल्पना का आधार उन्होंने लिया। मैंने बोला मुख्य चित्रण वो यथार्थ है, बाकी हाँ, विषय के आधार पर ये यथार्थ है। हाँ? मैडम ज़्यादातर चित्रकार ऐसा ही तो करता है कि उसमें जैसे कहीं जा रहा हो तो ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ों को ही तो वो देखता है और उन्हीं को बैकग्राउंड में वो चेंजेस कर देता है, अलग अलग दिखा देता है फॉर्म्स को। हाँ, यही तो करता है वो। यही उसका करता है। संयोजन में, जैसे वो संयोजन में वो ये ध्यान देता है। अब जैसे हमने कोई दृश्य देखा तो वहाँ पे तो सारे लोग एक जैसे आ रहे हैं, पर हमें चूंकि दिखाना है, हम किस भाव को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कल्पना करके कि क्या हम किस तरह से पीछे करेंगे, आप वो करते हैं। जैसे एक कैनवस है, उसका मान लीजिए 2x2 का एक कैनवस है, स्थान तो सीमित ही है। और सीमित स्थान में अब कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा बनाए या पूरा यूनिवर्स बनाए। आप देखेंगे जो हमारे पारंपरिक कलाकार हैं, चित्रकार छोटे चित्र बनाते हैं, लघु चित्र बनाते हैं, लेकिन उसमें वो कोई ऐसा आध्यात्मिक भाव प्रस्तुत कर देते हैं, पूरे विश्व का चित्रण करने की क्षमता रखते हैं। यही है चित्रकार या कलाकार, इसी को कहते हैं। देखिए पूरे पूरे गांव दिखा दिए हैं, या राजस्थानी शैली में कहीं मथुरा का या किसी उसका पूरा दृश्य उन्होंने दिखा दिया कृष्ण के समय का, और वो छोटा सा होता छोटा सा है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यही तो कल्पना है कि कल्पना में हम अपने यथार्थ जीवन से अनुभवों को ग्रहण करते हैं, वास्तविक जीवन से, और फिर उसे हम कल्पना के माध्यम से गढ़ते हैं, जब संयोजित करते हैं उसे हम चित्रतल पे, तो वो कल्पना का एक तरीका है। और ऐसे हमें फ्लैट्स द्वारा पढ़ाया जाता ना, तो बहुत सारी पेंटिंग जो हम याद करते ना, वो हमें वैसे ही याद हो जाती है, फिर रट्टा ना मारना पड़ता। आपके दिमाग में उसकी छवि छप जाती है। तो पता चलती कि हाँ ये किसने बनाया, गांधी यात्रा किसने बनाई, दाढ़ी यात्रा का एक बार चित्र देख लो तो पता चल जाएगा कि नंदलाल वासुदेव। तो कुछ चीजें तो मैडम चित्र देखने से ही समझ में आ जाती हैं, जरूरी नहीं कि तुम उनके बारे में पढ़ाओ, मतलब इस तरीके से पढ़ो। और इसमें भी हम काफी चीजों को समझ रहे हैं। ये एक पेंटिंग है जो अभी आपने कहा कि वो पॉल गॉगिन के उससे प्रभावित थी, तो उन्होंने भी पॉल गॉगिन के अनुसार संभवतः ये भारत में रहते हुए उन्होंने चित्र नहीं बनाया होगा। मैडम वो कौन सा पेंटर है, इसकी कलर थीम और मैडम इनकी कलर थीम, हाँ, रंगों का जो वो है बनाने का और लगाने का जो टेक्निक है, वो चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉल गॉगिन और ऐसे आर्टिस्ट से हमको भी दिखाई देता है। हाँ, रंग को मिला के नहीं बनाया गया है, मैंने कहा ना कि संभवतः यह भारत में आके इन्होंने नहीं बनाया है इसको। अब इसमें हिल वुमन, अच्छा ये पेंटिंग, हाँ ये पेंटिंग है। इसको मैं बड़ा करके नहीं दिखा पा रही हूँ, देखिए आ जाए तो इसी पे क्लिक कर दो। हाँ हाँ, कुछ और आ रहा है, वो शायद ऐसे बैक जाइए, फिर वापस जाके फिर इसको यहाँ से बैक, नीचे की साइड अब में आप व्यू राइट में क्लिक करिए। ब्लू कलर का, और नीचे व्यू पे मैम नीचे की साइड में सबसे नीचे ब्लू कलर का जो ये विजिट दिखा रहा है। कोई नहीं, आपको इमेज दिख रही होगी, और इसको कहीं ना कहीं भारत सरकार ने डाक टिकट पर भी लिया हुआ है, और वो डाक टिकट है 200 पैसा या 200 रुपया, ये नहीं लिखा है। 200 रुपये का भी हो सकता है, अब 200 रुपये वाले आने लगे हैं डाक टिकट। तो ये एक पेंटिंग है द हिल वुमन की। हिल वुमन यानी पहाड़ी महिलाएं, ठीक। इसमें भी आपको है तो पहाड़ी जीवन, ग्रामीण जीवन, लेकिन आप उसमें देखो ग्रामीण जीवन में भी एक होता है संभ्रांत परिवार होता है, और एक ऐसा परिवार होता है जो कि सक्षम नहीं होता है आर्थिक रूप से। वैसे माहौल को इन्होंने अपने विषय के लिए ज़्यादा चुना, यानी गरीब परिदृश्य जो है, गरीब ग्रामीण जीवन जो है, उसको इन्होंने अपने चित्रों का विषय बनाया। तो कहीं ना कहीं वो उससे खुद को एसोसिएट कर पा रही थी, जो एक्सप्रेशन के लिए वो विषय चुन रही थी, वो अपने बैकग्राउंड से ना होते हुए ऐसे बैकग्राउंड से ले रही थी। देखें इसमें क्या है, द यंग गर्ल्स, ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल को दिखाते हुए एक पेंटिंग है इनकी, द यंग गर्ल्स। ये भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है, दिख रहा है। और ये भारतीय परिदृश्य नहीं है, ठीक। ये जब हाँ ड्रेस और जो भी उनकी साज सज्जा है, हाँ, ड्रेसिंग सेंस
और हेयर स्टाइल जो इंटीरियर दिखा रहा है और साथ में जिस तरीके से टेबल्स और सिटिंग स्टाइल है ये भारतीय नहीं है, ठीक। लेकिन कलर और ये सब चीज़ें भी उन्होंने जो एज अ स्टूडेंट जब वो वहाँ पर रहती होंगी यूरोप में उस टाइम का ही बनाया हुआ होगा। ये क्या इमेज है? कुछ बहुत से ऐसे इमेजेस होंगे जो हम लोगों ने खुद भी ना देखे होंगे, हैं? तो मैरी सेमेट्री, ये किसी चर्च का या किसी ऐसे स्थान का बनाया हुआ लग रहा है। ये भी NGMA में है। मुझे तो कब्रिस्तान का लग रहा है। कब्रिस्तान है ना? अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है because black is your favorite color. That's why. कितनी शांति से सो रहे बेचारे, ये देखो। अच्छा, तब तो कब्रिस्तान में आपको ज़्यादा शांति महसूस होती होगी। पास में तो है, इसीलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं। कई बार कलाकार अपने परिदृश्य को खुद को कनेक्ट कर पाता है। क्या पता कहीं घूमने भी नहीं घूमने ले जाएंगे, घूमने जाएंगे तो कमर खुली होगी ना। हमारे यहाँ ना जो बगिया है वो शमशान घाट के किनारे है, तालाब है, वहाँ बगिया है बहुत बड़ी, तो हम लोग कई बार घूमने जाते थे बचपन में। और जो डरपोक बच्चे पेंटिंग में होते चीज थे, नजर आ जो रही है, डरपोक बच्चे ऐसा होते थे लग उनको रहा है झूठ बोल कैमरा करा कैमरा देते थे कि यहाँ पे देखो मतलब कैमरा सिस्टम में कपड़े टंग रहे हैं, बड़े गौर से देखेंगे तो वो भी फॉर्म नजर आएंगे। माय ग्रैंडमदर लेडी जसबीर कौर, ये पूरा सर वो है, एक पोर्ट्रेट पेंटिंग है। इसमें मैंने हाँ लिखा है माय ग्रैंडमदर। पेंटिंग का डिटेल दिया हुआ था, ग्रैंडमदर का उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है। इसमें कलर की देखिए फिनिशिंग अभी कितनी तक प्यारी हम है। लोगों ने जितनी पेंटिंग्स रिव्यू करी हैं इसमें उन्होंने कपड़ों में पैचेस लगाए हैं। मैं कलर की ज़्यादा फिनिशिंग कितनी डिटेल बेस्ट लगी सबसे है। ज़्यादा डिटेलिंग इसी में दिख रही कलर है कॉम्बिनेशन कपड़ों में, बाकी किसी में नहीं दिखी। वही तो महत्व रख रही है मैम इसमें। जो बॉर्डर है हाँ, उसमें इन्होंने काम border और यहाँ बिल्कुल पर वेस्टर्न, सिलवटें हाथ के हाँ पास और शोल्डर पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल को फिर जब वो भारत में आके एक कलाकार के तौर पे काम करने लगी तो भारतीय विषयों, भारतीय जो पारंपरिक कलाएं हैं उससे इंस्पिरेशन लेकर ही जब आप खुद को एक एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के तौर पे इस्टेब्लिश कर रही थी वो, तब वो अपने लिए, अपने कला के लिए इन चीज़ों को उपयुक्त समझी कि भले ही वो वेस्टर्न स्टाइल में स्टडी उनकी ट्रेनिंग रही हो, बट उसे उन्होंने कंप्लीट नहीं माना। अभिव्यक्ति के लिए उनको इन चीज़ों का, इस माहौल का, इन शैलियों का, भारत की शैलियों का एक आधार लिया उन्होंने, ठीक। तो ये सब आप वैसे तो देख के बहुत सारी सिमिलरिटी हमें रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगी की कला में नहीं दिखती है, लेकिन एक जो होता है ना कि जिस भी जगह से, जिस माहौल से हम बिलोंग करते हैं उससे अपोजिट जाके काम करें और खुद को किसी फ्रेम में न बांधें। तो स्वभाव से भी अमृता शेरगिल वैसी ही थी जो खुद को किसी फ्रेम में नहीं बांधती थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर की भी कृतियों को हम देखते हैं कि वो भी जब पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते हैं या जो भी है तो उन्होंने एक रिदमिक फॉर्म कैप्चर किया है और एक्सप्रेशन को मुख्य माना है। मैडम जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, जब वो अपने चित्र बनाता है तो जो कहता है कि अपने विचारों को ढाल देता है उसमें। लेकिन मैडम मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जैसे वो ढालता है ना उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है। अब मैडम मैंने देखिए एक तो बात कहेंगे ना कि कोई एक कलाकार को हमें जानने के लिए हमें उसके पूरे जीवन को या उसके साथ रहने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, उसकी कलाकृति भी उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। आप किस तरीके के लाइंस बनाते हो, ड्रॉ करते हो, इससे डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। रेखा जटिल है तो मतलब व्यक्ति जटिल टाइप का होगा। आप हैंडराइटिंग से लोग किसी का व्यक्तित्व जांचते हैं कि अगर किसी कोई ज़्यादा दबा के लिख रहा है, कोई फास्ट लिख रहा है, मतलब शब्द खींचते हुए, तो वो ज़्यादा
हड़बड़ी में काम करने वाला होगा, दबा के लिख रहा है तो वो थोड़ा लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ने वाला होगा। इस तरह के ऐसे वो करते हैं ना कैलीग्राफी में और बाकी चीज़ों में, हस्ताक्षर साइंस तो देख के व्यक्ति के बारे में अंदाजा आर्ट लगाते भी हैं। तो किसी के मनोदशा को समझने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आर्टिस्ट तो वैसे भी मतलब कहा जाए आर्टिस्ट हो ही वही व्यक्ति सकता है जिसके अंदर भावों की प्रधानता हो। अब जब वो एक्सप्रेस कर रहा है तो निश्चित तौर पर भाव ही करेगा, वो उसके अपने ही होंगे। कई बार जब आर्टिस्ट जब ड्राइंग करते हैं तो आप देखेंगे फ्लोइंग लाइन होती है। हाँ। किसी आर्टिस्ट की जो लाइन होती है ब्रेक टूट के होती है। कई आर्टिस्ट कोनल शेप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक। कुछ आर्टिस्ट राउंड शेप ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, तो उससे आप उनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के विचार रखते हैं या उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का एक है। आर्टिस्ट है जयपुर के अमित दत्ता, राइटर भी हैं और वो ऐसे रेखांकन भी करते हैं। मैडम वो जो फॉर्म्स क्रिएट करते हैं ना, वो एक ही लाइन में क्रिएट कर देते हैं और दो तीन ही कलर, दो या तीन कलर्स का यूज करते हैं। वो येलो, ब्लैक, मतलब कैनवास में चारकोल से बनाया, उसे ब्लैक एंड ब्लू इस तरीके से दो तीन फॉर्म का यूज करते हैं। बहुत फेमस आर्टिस्ट है, मतलब राजवी हैं और मतलब थ्योरी मतलब वो भी लिखते हैं। उससे जैसे पेंटिंग बनाई पूरी, उस पर ही उन्होंने पूरी रचना लिख डाली। फिर मैं उनके फोटो दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसा वो मेरे फेसबुक वॉल पे जुड़े हुए हैं। अच्छा। और आप उनको देखेंगे तो बहुत उनका वर्क भी देखेंगे। वो ज़्यादा फॉर्म क्रिएट नहीं करते, दो तीन ही फॉर्म क्रिएट करते हैं बस। हाँ, तो ये भी होता है कि जब एक और तरीका होता है कि कोई एक कलाकार है, जब उससे कलाकृति बनाता है, उस वर्क में उसके बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जब होते हैं, तो ज़्यादा एलिमेंट ये दर्शाता है कि अभी आप प्रारंभिक स्तर पे हो। मैम एक पाकिस्तान के बड़े प्रसिद्ध शायर हैं अली ज़रियूर, तो आप जब उनकी पोएट्री सुनो घंटे डेढ़ घंटे की सैकड़ों गज़लें, गज़लों में कई बार ऐसी किसी महिला का जिक्र होता है जो बहुत अच्छी है, जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया और बट वो ज़्यादा दिन तक रही नहीं उनकी ज़िंदगी, तो ये करके हाँ हाँ, ये तो हमारे भी फेसबुक वॉल से जुड़े हैं। हाँ, कौन दत्ता है? अमित दत्ता। हाँ, तो ये बनाते हुए कविता भी करते हैं। और उनसे बात भी होती रहती है हमारी। हाँ, देखो अमित दत्त। एक ये है, मतलब ज़्यादा फिगर देखिए चारकोल से बना के और बहुत मतलब क्विक स्केच करते हैं। मैं इनका वर्क देखता रहता हूँ। तो चूंकि कवि होने का तत्व इनके अंदर है, कवियों के गुण हैं इनके अंदर, तो लाइंस और फिगर ड्राइंग भी आपको वैसे ही दिखाई, रिदम और लय, हाँ, फ्लोइंग लाइंस हमेशा प्रेजेंट होंगी। देखिए मैम इस तरीके से चारकोल से बनाए है ना, और इसमें एक दो कलरों का कर दिया समझिए। और मतलब जो कविता देखिए लिखी है इन्होंने, हर बात की अपनी ही कहानी है, मन में रह जाए तो विचार है, शब्द हो जाए तो फिर कहानी है। मन में रह गए तो विचार हैं आपके, और शब्दों में परिवर्तित हो गए तो वो एक कहानी है। चलिए, अच्छा है। जयपुर से, राजस्थान की साइड से है ये। अच्छा। उधर में भी वाले फॉर्म जो इतने अच्छे हैं, ब्लैक में मतलब चार ऐसे वर्क, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं फेसबुक पे। इनके वर्क को देख के मैंने बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन मिलता है। आपको लगता है कि मैं भी शुरू हो जाऊं? नहीं मैडम, मैं तो शुरू होता ही रहता हूँ। मेरा मन तो बड़ा स्थिर रहता ही नहीं है, भटकता रहता है मैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आपकी स्केचेस किस प्रकार की होती हैं, आप बताइए, किस प्रकार की रेखांकन आपको पसंद है? मैडम मुझे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में किस प्रकार के? ट्रायंगल? ट्रायंगल? ट्रायंगल नहीं, जैसे ट्रायंगल्स में मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होती है मेरी ज़्यादा पेंटिंग्स। ज्योमेट्रिकल फॉर्म राउंड भी है, सर्कल भी एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। मैं मतलब सिलेंडर, ट्रायंगल्स इस तरीके से फॉर्म्स को क्रिएट करता हूँ, दिखाता हूँ मैं भी करते हैं। स्थिरता की कमी है। वो तो रहेगी मेरा। वो मैं टेक्सचर्स का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। टेक्सचर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये अच्छा। मेरे टेक्सचर्स जो मैंने बनाए हैं। ओके, बट देयर इज नो ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ये तो नहीं, ये तो टेक्सचर्स है ना। अच्छा, टेक्सचर्स पे आपने अलग से एक्सपेरिमेंट किया है। तो अब जब आप किसी कलाकार के ऊपर या किसी कला पर आप जब शोध करेंगे तो आप, ये आपके वर्क हैं। और दिखाते हैं एक ये वाले फॉर्म पे, ये वाली मैंने बनाई थी। तो आपने ये कहीं से कॉपी करके नहीं, लेके या अब ऐसे
मेरे मन में जो आया मैं बना लिया। ये कॉपी तो बहुत करते हैं लेकिन मैंने कॉपी नहीं की। ये कॉपी वर्क नहीं है। कॉपी वर्क नहीं है। चलिए अच्छी बात है, कॉपी वर्क होना भी नहीं देखो चाहिए। मैं ये है फॉर्म, ये भी आपका अपना है। और एक में ये वाला है डांस फॉर्म में, मैं जो मैं बता रहा ना कि सपने में जो मैं सोच रहा था इस तरीके से फिर मैंने मतलब बनाया थोड़े। ये तो बहुत ही अच्छा वर्क है आपका, बहुत अच्छा वर्क है। पर अब नहीं मैं इतना अच्छा, अब तो मैं थ्योरी पे फोकस ज्यादा है मेरा। शोध करने आ गए। पोर्ट्रेट बनाने का रियलिस्टिक काम करना ज़्यादा पसंद है आपको? और वो भी मैं ऑयल पेंटिंग में ज़्यादा एक्सप्रेस स्केचिंग में स्केच मेरा सही होगा और फिर वो जो आगे आता है ना कि आप शेड दिखाओ डार्क लाइट, वो सब मुझसे मज़ा नहीं आता करने में बिल्कुल भी। मैं ऑयल मीडियम में ही मुझे अच्छा लगता है। तो ऑयल मीडियम में भी तो शेड दिखाते हैं। हाँ उसमें हो जाता है, उसमें सब अच्छा। हो जाएगा, बट पेंसिल से मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगता है वो खिर उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है। हाँ अच्छा। वो पेशेंस कम है मेरे अंदर थोड़ा सा। मैं आर्टिस्ट कि हूँ, वर्क पेशेंस कम को तो नहीं होती अपने मेरे। फॉर्म तक मैं- आते आते वो जो आप लाना चाहते हो वो अपना एक टाइम लेता है। हाँ, तो नहीं, जब आप मैं- पेन और पेंसिल से हाँ। करोगे तो वो अपना समय लेगा, आप चाहते हो कि रिजल्ट जल्दी मिले। नहीं नहीं मैं ऑयल में समय देना मुझे अच्छा लगता है, मैम, बट जब मैं मैं ये एंजॉय बना नहीं रहा कर था पाती पेंसिल स्केचिंग। हाँ ये अपना अपना स्वभाव है कि आप किसी एक मीडियम को ज़्यादा पसंद करते हो। स्कल्पचर एंजॉय कर लेती हूँ, ऑयल हाँ। पेंटिंग मज़ा आता है करने में, बस इसमें नहीं आता, पेंसिल वर्क में मज़ा नहीं, एक रंग में नहीं आता। हाँ ये कह सकते हैं एक रंग में नहीं आता। एक रंग में नहीं आता, पेन या पेंसिल एक रंग देगा। हाँ ऑयल में कोई ना अच्छा कोई तो लगता है, एक तो ऑयल जो सॉफ्टनेस है उसमें, सॉफ्टनेस मतलब है। मुझे हाँ। लय, मुझे वो लय, आप कुछ ना करो आप सिर्फ ब्रश चला रहे हो वो भी सॉफ्टनेस का आभास देता है वो। मतलब मेरे मन में ना इमेजिनेशन में कल्पना ज्यादा क्यों घूमती रहती है इधर से उधर, बहुत ज्यादा आती रहती है। ये इमेजिनेशन जो होती है क्यों वो होता है कब ऐसा? ज़्यादा निकल जाती है। मतलब आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। हाँ ये बात मेरी हिंदू बहन भी मुझसे ये कह रही थी कि मेडिटेशन कर लिया कर कभी कभी। मैंने मेरे को होता ही नहीं, मैंने मेडिटेशन करवाई थी उसे, तो मैं अच्छा। बैठा हुआ था देख भी रहा था, नहीं हुई मैंने मेडिटेशन। आप किस प्रकार का वर्क करती हैं? मैम मेरा तो फर्स्ट ईयर से ही अप्लाइड में आर्ट्स में रहा है, तो ज़्यादातर कहाँ से एजुकेशन है आपकी? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ। लखनऊ से। अच्छा। मेरा अप्लाइड आर्ट्स से ही रहा है, तो ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग की फील्ड्स में ही, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, इन सब के क्षेत्र में ज़्यादा किया। फिर जब मास्टर्स में करने लगी तो फिर सोशल इश्यूज़ पे मैंने ज़्यादा पूरे कैंपेन्स डिज़ाइन किए थे। तो इनका जो है सोशल रिप्रेजेंटेशन इनके वर्क का ज़्यादा है और ये सीधे सीधे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। और कलाकार क्या है, वो व्यवहारिक जीवन से दूर हटके एक स्टूडियो में एक कोने में जाता है और तब जाके वो अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर पाता है। उसे आप मेले में खड़ा कर दीजिए और कहिए कि पेंटिंग बनाए तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उस पर उसमें भी वो इमेजिनेशन कर लेगा, कुछ खड़ा करके आप कर दो। नहीं कर तो लेगा, लेकिन जो उसकी व्यक्तिगत भाव है ना वो नहीं कर पाएगा। मैडम एक चीज और होती है मेरे साथ में ज्यादातर, जैसे मैं चल रहा हूँ रास्ते में कुछ ना कुछ देख रहा हूँ और मैं वो देख तो ली, जब मैं चित्र बनाऊंगा ना तो अचानक वो चित्र कोई ना कोई याद आ जाएगा, वो बन जाएगा, बना कुछ रहा हूँ बन कुछ जाता है। वो अस्थिरता अस्थिरता मतलब मेरे को हार्ट को और माइंड में समझे सब देखो मैं ये गायब है। सब कहते कहते थक गए मेरे को, मेडिटेशन किया था मतलब मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, आपको पता चलेगा। मैंने ये देखा है मेरे अंदर कि जैसे एक होता है, अगर मैं मान लिया किसी लड़कियों के ग्रुप का या किसी लड़की का ही चित्रण कर रही हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो अभी हम 6-7 हैं, तो वो क्या होता है कि मुझसे वो कलात्मकता उसमें बहुत आ जाएगी, मतलब एक खूबसूरत सा जनता वाला फिगर। अगर जो यथार्थ में मुझे डलनेस भी वो करनी होगी तो मुझे जानबूझ के फिर वो आकृति को थोड़ा, जैसे अगर मुझे एक ओल्ड लेडी बनानी है तो फिर मुझे उसको थोड़ा रफ बनाना पड़ता है। आप कलात्मकता कम रखोगे ना उसमें फिगर और वो सब चीज़ें, तो वो पता नहीं क्यों नेचुरली है मेरे अंदर कि वो बहुत आ जाती है। फैंटेसी कह दो या कलात्मकता लय कह सकते हैं, लयात्मकता पता नहीं क्यों भरी पड़ी है, कंट्रोल करना पड़ता है वो निकली। नहीं तो आप कंट्रोल क्यों कर रहे हो? मतलब अगर कभी ऐसा कोई विषय लो जिसमें वो नहीं चाहिए, रफ टॉपिक है, कहीं पे आप दुख को दिखा रहे हो, तो फिर वहाँ पे अतिलयात्मकता वो फिर बनावटीपन दे देती है, यथार्थ नहीं लगता। तो आप जब स्वभाव से एक कलाकार के तौर पे जब तक आप काम कर रही हैं या काम करना चाहती हैं, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार ही काम कीजिए, है ना। आप वृद्ध महिला दिखाना चाह रही हैं तो क्या
वृद्ध महिला की आकृति लयात्मक नहीं हो सकती। हो सकती है, लाइन का प्रभाव ज़्यादा रहता है। बस वही चीज़ मुझे थोड़ा वो भी था जानने की हाँ, इच्छा थी। कि जब आप उसे आकृति, जाहिर सी बात है लयात्मक, लंबे हाथ बनेंगे, लंबी गर्दन बनाएंगे आप, अब वो चीज़ आप करोगे तो आप वहाँ पर किसी का पोर्ट्रेचर नहीं बना रहे हो, है ना। जब आप उसे अपनी कलाकृति के तौर पे दिखा रहे हो तो आप अपने स्वभाव के अनुसार, आप अपने व्यक्तित्व कलात्मक गुणों के साथ उसको आगे बढ़िए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया है अपनी कला में, उन्होंने क्या किसी को हूबहू कैप्चर करने की कोशिश की है, किसी की भी पोर्ट्रेट को नहीं, वो उसके भाव को कैप्चर करने की कोशिश की। तो जब आप अपनी चित्र बनाने जा रहे हैं, भले ही किसी वृद्ध महिला के, उसके भाव को कैप्चर कीजिए, तब आपकी लायत्मकता आपके लिए सहयोगी हो जाएगी, वो कभी समस्या पैदा नहीं करेगी। हम जब अपने स्वभाव के विपरीत जाके काम करना चाहते हैं तभी जाके समस्या होती है। आपके जो स्वभाव हैं और आपके जो स्वभाव हैं दोनों में अंतर है। आप एक्शन की तरफ जा सकते हो, ये पोएटिक लाइन की तरफ जाएंगी, लाइंस बनेंगी लेकिन दैट विल बी पोएटिक, है ना। इनकी जो है अप्लाइड से हैं तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही इनको वर्क करना है, तो उसमें पोएटिसिज्म या एक्शन, इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। इनका स्थान ये है कि मुझे उस प्रोडक्ट को ऐसा डिज़ाइन करना है कि वो अट्रैक्टिव दिखे और किसी को, कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। ठीक, इस बॉटल को अगर ऐसा डिज़ाइन किया गया है तो कहीं ना कहीं इसलिए किया गया है कि आपके लाइफस्टाइल के या किसी भी इंसान के लाइफस्टाइल, अब क्यों मटके इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। पहले लोटा यूज़ होता था, राउंड शेप का बर्तन इस्तेमाल होता था पीने के लिए, पानी के लिए, अब नहीं हो रहा क्योंकि जीवन शैली हमारी बदल चुकी है। अब हमें ये बॉटल्स चाहिए होते हैं। बॉटल्स ऐसा एक बेच दिया, कहीं रख दिया, और फिर उसको, चूँकि ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, तो हम उसे प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि आपको बॉटल वैसा पसंद आया, इनको ऐसा पसंद आया। यहाँ यहीं पर है 4 प्रकार के बॉटल्स हैं, सभी सिलेंड्रिकल हैं लेकिन सब में अपनी अपनी विशेषता है। सबकी वो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। हम जब दुकान पे जाएंगे तो हम सब देखते हैं, मुझे कोई पसंद आया, किसी को, तो वो कंपनियां फिर वैसा ही डिज़ाइन करेंगी कि थोड़ा थोड़ा अंतर भी हो, आवश्यकताओं को भी पूरा करे और वो प्रमोशन का भी काम करे। ठीक, क्यों, जैसे डाबर की कंपनी है, पहले उसका डब्बा किसी और तरीके का आता था, फिर बीच में उसका डिज़ाइन बदला, अब फिर उसका बदल गया है, तो ये एक तरीके का प्रमोशन ही है कि समय समय पर कंपनियों को लोगों के बीच में खुद को बनाए रखने के लिए करना पड़ रहा है। बोरोलिन की जो ट्यूब आती थी वो पहले भी, बहुत पहले भी आती थी, लगभग एक जैसी अभी भी है, लेकिन अब वो उसने चेंज किया अपने को, अब डिबिया भी आने लगी। हाँ, अब डिबिया भी आने लगी, तो खुद को मेंटेन करते हुए उनको समय समय पे खुद को परिवर्तित करना पड़ता है। तो ये इनकी उपादेयता बनती है समाज से, लोगों से और कंज्यूमर से। वो वाली चीज़ होती है कि वो हमारा कंज्यूमर है और हमें उसके अनुसार चीज़ों को अपने, ताकि वो मार्केट में बने रहें। आपका पूरी तरीके से व्यक्तिगत है, आपका भी व्यक्तिगत है। अब यही मैं पहले, मुझे जैसे शुरुआत में जब हम लोग सीखते हैं ग्रेजुएशन में, तो एक पोर्ट्रेट हमारे सिलेबस में है, आप पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो तब बना रही थी, बन जाता था, बनता भी था। और अभी कुछ टाइम से, जब से अपने फ्री होके, मतलब इच्छित काम करना शुरू किया, पोर्ट्रेट बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वो अलग बात है बनाऊं तो बन जाए, लेकिन लगता है क्या बनाऊं, तो सामने दिख रहा है, वही पोत के रख दे, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पोर्ट्रेट बनाना अच्छा लगता है। देखिए, पोर्ट्रेट बनाना तब आपको अच्छा लगेगा कि जब आप उस व्यक्ति से एसोसिएट हो पाए। आप हर किसी का पोर्ट्रेट नहीं बना पाओगे। हाँ, यही होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है आर्टिस्ट के साथ। रेम्ब्रांड भी उसके साथ वो पोर्ट्रेट बनाता था, ठीक, अच्छा आर्टिस्ट था। अपने टाइम पीरियड के सबसे बेस्ट जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट में अगर नाम लेंगे तो हम रेम्ब्रांड का नाम लेते हैं। ठीक, उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया। तो राजा महाराजा जो उस समय के जो रिच सोसाइटी होती थी, वो उनके पास आती थी, कहती थी कि हमारा पोर्ट्रेट बनाइए। उनकी एक जो मूवी है, मेरे पास है भी रेम्ब्रांड की मूवी, तो लेकिन वो आर्टिस्ट बनाता ही नहीं था, कहता था मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो ये नहीं समझता है कि वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है,
या खुद को उससे जोड़ पा रहा है, उससे मिलने में उसको खुशी हो रही है, तब तक वो उसका पोर्ट्रेट ही ना और बनाए। मतलब जैसे कभी कभी कुछ ऐसे पोस्चर में व्यक्ति बैठा होता है कि उसके चेहरे पे कोई भाव आ रहा है, या कभी आप किसी फिल्मीना कुमारी हैं या कोई ऐसा चेहरा होता है ना जिसके चेहरे पे कुछ भाव है, और भाव इतना कहीं प्रबल वो है कि विचारशील मुद्रा में हाँ, बैठी हैं। कहीं वो भाव बिखरा पड़ रहा है, चेहरे से टपक रहा होता है, इस तरह का वो बनाने का मन करता है। हाँ। वो कोई व्यक्ति भी अगर ऐसे बैठा है कि बहुत भावपूर्ण मुद्रा में उसकी आंखों से भाव हाँ, दिख रहा हो, तो वो बनाने आप का मन स्पेशली पोर्ट्रेट पे नहीं, आप मुद्राओं पे हाँ, फोकस भाव करना कह है, सकते हैं। भावों पे